नमस्कार दोस्तों, ये है राज कंप्यूटर बैतूल और हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय मई के एग्जाम के लिए। और मई के एग्जाम के लिए हमारी जो सीरीज है उसमें आज हमारे पास में है 30 नंबर का ये वीडियो है। और इसके पहले के जो 12 वीडियो हम लोगों ने अपलोड किए हुए हैं उसकी लिंक मिलेगी आपको आई बटन में, और पुरानी सीरीज मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी लिंक इसकी एप्लीकेशन की। और एप्लीकेशन में हमारे पास अभी 2 कोर्सेस है। एक फुल कोर्स हमारे पास में है जिसमें कंप्लीट थ्योरी आपको पढ़ाया जा रहा है, साथ में एमसीक्यू फॉर्मेट में, और इसके अलावा लाइव क्लासेस है। प्लस ये वाला जो एमसीक्यू वाला पूरा कोर्स है ये भी आपको इसी के अंदर मिलने वाला है, मॉक टेस्ट वाला। और मॉक टेस्ट इंडिविजुअल अगर आपको लेना है तो टोटल 60 टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जाकर और आप एप्लीकेशन से इसको ले सकते हैं। एप्लीकेशन की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। करते हैं हम आज का वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। और कुछ कमेंट करना हो तो क्वेश्चन से रिलेटेड जो कमेंट होंगे वो आप वहां पर बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए फिलहाल हमारे पास पे है आज पहला प्रश्न। खालिस्तान बहुत बड़ी भंडारण क्षमता वाला एक समर्पित कंप्यूटर है जो उपयोगकर्ता को तेजी से भंडारण और डेटा की पूर्ण प्राप्ति का एक्सेस प्रदान करता है। मतलब कि हमसे बहुत बड़ी पूछ रहा है क्या, एक भंडारण क्षमता वाली कंप्यूटर, भंडारण क्षमता वाला हमसे कंप्यूटर पूछ रहा है। और वो क्या करेगा, यूजर को तेजी से भंडार करने की मतलब स्टोरेज करने की सुविधा देगा। साथ में अगर फिर से उसको वही डाटा चाहिए तो उसका भी एक्सेस वो प्रदान करेगा। मतलब कि डाटा वहां पर कभी भी वो सेव कर सकता है और कभी भी एक्सेस कर सकता है। ऐसा भंडारण वाला क्षेत्र या ऐसा डाटा स्टोरेज वाला कंप्यूटर क्या कहलाएगा। हमको बोल रहा है मैग्नेटिक टेप होगा, डिस्क ड्राइव होगा, फाइल एप्स या फाइल सर्वर। देखिए मैग्नेटिक टेप्स में जो होता है इसमें हम इजी डाटा डाल नहीं सकते और इजी डाटा हम निकाल नहीं सकते। सिक्वेंशियल फॉर्मेट का ये यूज करता है। और यहाँ पर हमारे पास में इसकी साइज जो बड़ा जरूर होता है लेकिन इतना भी बड़ा नहीं होता है कि हम लोग मल्टीपल यूजर्स को उस पर काम करा सके, है ना। तो ये नहीं आएगा। डिस्क ड्राइव की अगर हम बात करें, चाहे हार्ड डिस्क हो, एसएसडी हो या सीडी डीवीडी हो, इनकी भी स्टोरेज कैपेसिटी होती है, उसके बाहर ये काम में नहीं आती है और ये सभी लोगों को एक्सेस करने की परमिशन भी ये नहीं देता है। फाइल एप्स तो यहाँ पर बनता ही नहीं है क्योंकि फाइल एप्स में हम लोग डेटा को सेव नहीं कर सकते। यहाँ पर हमारे पास में है फाइल सर्वर्स। तो सर्वर्स जो बेसिकली हमारे पास में होते हैं ये वे मशीनें होती हैं, वे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत सारे यूजर को एक साथ एक्सेस प्रदान करते हैं, साथ ही डाटा स्टोर करने या पुनः प्राप्ति के लिए एक्सेस भी ये प्रदान करते हैं। तो याद रखिएगा जो जितने भी डाटा सर्वर्स होते हैं तो सर्वर वे कंप्यूटर होते हैं जहां पर हम लोग बड़ी मात्रा में डाटा सेव कर सकते हैं और कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं और सेव भी कर सकते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा 4th वाला। जब कोई व्यक्ति अपने उत्पाद मतलब प्रोडक्ट की बात हो रही है और सेवाएं किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, मतलब कोई व्यक्ति अपने उत्पाद और सेवाएं किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है तो किस प्रकार का वाणिज्य मतलब बिजनेस होगा। देखिए इस तरह के जो क्वेश्चन है मैं हर एग्जाम में बताता हूं कि कौन से क्वेश्चन बिल्कुल आते ही है। उसमें से एक प्रश्न ये वाला है ना। हमारे पास में जो बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन है तो B2B हो या C2C या B2C या C2B, इस तरीके के जितने भी हमारे पास में बिजनेस होते हैं इनके क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं और बहुत इजी होते हैं, हम सारे यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर है बिजनेस टू बिजनेस, मतलब एक व्यापारी जब दूसरे व्यापारी से बिजनेस करता है, कहाँ पर, होलसेल में ऊपर की तरफ हो रहा है, वो कहलाता है बिजनेस टू बिजनेस। फिर हमारे पास में यहाँ पर कंज्यूमर टू बिजनेस, मतलब एक व्यक्ति अगर किसी बिजनेसमैन से कोई व्यापार करता है, लेन देन करता है, तब वो क्या कहलाएगा, C2B। फिर है B2C, मतलब व्यापारी से कंज्यूमर, मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यहाँ पर अगर कोई व्यापारी है और वो कंज्यूमर को कोई सामान देता है तो वो यहाँ पर आने वाला है। फिर हमारे पास C2C में क्या होगा, इसमें दोनों ही क्या है, कंज्यूमर है, मतलब दोनों ही क्या है व्यक्ति है सिर्फ, है ना। और वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को सामान बेच दे रहे हैं। कई बार हम लोग करते हैं ना कि हमने ऑनलाइन शॉपिंग से सामान मंगाया है और हमको पसंद नहीं आया है या उसमें हमारे काम का वो इस समय नहीं है, तो हम हमारे साथी या मित्र को वो सामान दे देते हैं और उससे बदले में उससे कोई वस्तु ले लेंगे या फिर पैसे ले लेते हैं। तो ये जो हमने किया ये है हमारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच होने वाला व्यापार, जो क्या कहलाएगा, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन होगा ये सही होने वाला है। अगला प्रश्न है, खालिस्तान कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पादों, सेवाओं और
जानकारी को खरीदने, बेचने या आदान प्रदान की प्रक्रिया है। मतलब यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है भैया, वो एक प्रोसेस पूछ रहा है। कौन सी प्रोसेस है? जो कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद, मतलब वही सामग्री हमारे पास में है या सेवाओं और जानकारी को खरीदने और बेचने या आदान प्रदान करने की प्रोसेस है या प्रक्रिया है। तो कहाँ पर हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क का प्रयोग करके सामान को खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं? हमारे पास में ई केयर। ई केयर देखिए जब भी आएगा तो ये स्वास्थ्य या चिकित्सा से जुड़ा हुआ होगा, है ना, स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ा क्या आएगा, वहां पर होगा ई केयर। फिर यहाँ पे हमारा ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से हम लोग क्या करने वाले हैं, बिजनेस करने वाले हैं। हमारे प्रश्न का जो राइट आंसर है ना, क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से उत्पाद या सेवाओं को बेचना या आदान प्रदान करना, है ना, खरीदना। तो ये क्या आएगा, ये हमारे ई कॉमर्स में आएगा, इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर हमारे पास फील्ड है। फील्ड तो हम लोग यूज नहीं करते। ब्लॉग है, ब्लॉग जरूर हम लोग देखते हैं। ई ब्लॉग जो होते हैं कि या वीडियो फॉर्मेट में, टेक्स्ट फॉर्मेट में या पिक्चर्स फॉर्मेट में हम लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो वो यहाँ पर जरूर आएगी। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आएगा हमारे पास में ई कॉमर्स। अगला है NSDG का पूर्ण रूप क्या है? देखिए इस तरह के जब भी फुल फॉर्म आएंगे तो इनको लगाना आसान नहीं होता है, बेसिकली इसलिए ये अवेयरनेस का क्वेश्चन है ना। ये हम कंप्यूटर में अगर हम किसी बुक की बात करें तो वहां पे फुल फॉर्म तो हमको मिलेगा नहीं। अवेयरनेस की है कि जब हम कंप्यूटर का अध्ययन कर रहे हैं, हम लोग तकनीक पढ़ रहे हैं, हम लोग नेटवर्क पढ़ रहे हैं, हम लोग इंटरनेट पढ़ रहे हैं, तो वहां पर हमको ऐसी चीजें जरूर मिलती है कि हम लोग, जैसे भी हमने व्यापारियों का देखा तो गवर्नमेंट के भी हमको देखने हैं, है ना, हमको स्कूलिंग की भी देखने तो कॉलेज की भी देखने। तो इस तरीके से जहां जहां पर इंटरनेट या नेटवर्क या कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, कहाँ पे, कम्युनिकेशन के लिए, स्पेशली इसको याद रखना हमेशा, कम्युनिकेशन के लिए, मतलब सूचना जहां पर आदान प्रदान की जा रही है, ऐसे सेक्टर्स के हम लोग ढूंढ कर और तैयार कर लेंगे तो एक नंबर यहां से फिर हमारा फिक्स हो जाता है। फिलहाल हमारे पास प्रश्न है NSDG, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो पूर्ण रूप होगा हमारे पास में नेशनल ई गवर्नेंस, क्या होगा, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे, है ना। सर्विस डिलीवरी क्या होगा, ये एक गेटवे होगा। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो ई कॉमर्स मतलब इंटरनेट के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती है तो उसको प्राप्त करने का हमारे पास में ये क्या है, गेटवे है। तो इंटरनेट के माध्यम से जो गवर्नमेंट की सेवाएं है वो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, इसको आपको याद रखना है फिलहाल इस फुल फॉर्म को, है ना। बाकी मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसके साथ में आप सीधे सिर्फ इसी को याद रखें, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी गेटवे। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक तकनीकी संचालित प्रशासन है जहां नागरिक सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं और जैसे कि भूमि अभिलेखों की प्रतियां प्राप्त कर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं, है ना। तो हमसे खालिस्तान एक ऐसी तकनीक के बारे में पूछ रहा है ना, जिसको संचालित कौन करता है, प्रशासन खुद संचालित उसको करता है, गवर्नमेंट खुद संचालित करती है, जहां नागरिकों के लिए क्या मिलती है, सरकारी सेवाओं का वो लाभ उठा सकते हैं, है ना। जैसे भूमि अभिलेखों को की प्रतियां उनको प्राप्त करना है ना, या कर रिटर्न मतलब टैक्स अगर दाखिल करते हैं तो वो भी वहां पर जाकर वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी हमारे पास में तकनीक होगी? हमको बोल रहा है ई बैंकिंग। ई बैंकिंग में हम लोग क्या करते हैं, तो ई बैंकिंग में हम लोग सिर्फ बैंकिंग रिलेटेड करते हैं। पर्टिकुलर हर एक बैंक का एक अलग बैंकिंग का तरीका होता है। वैसे बेस तो सबका एक ही है, पर उनके ऐप्स अलग होंगे, उनका प्लेटफॉर्म अलग अलग होंगे, काम सारा एक ही करना। तो यहाँ पर क्या होना है, इंटरनेट के माध्यम से बैंकिंग करना, पैसों का आदान प्रदान, लेन देन करना। ई पेमेंट है तो ये तो हम लोग आजकल करते ही है, इंटरनेट के माध्यम से पेमेंट कर देना, है ना। तो ये क्या होगा, आपका ई पेमेंट होगा। ई लर्निंग है तो ई लर्निंग हम अभी कर ही रहे, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई करना, अध्ययन करना, ये हमारे पास ई लर्निंग के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारे पास में ई गवर्नेंस है, तो ई गवर्नेंस ही हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके माध्यम से ही हम गवर्नमेंट की जितनी सेवाएं हैं या प्लेटफॉर्म्स है वहां पर जाकर हम लोग जानकारी प्राप्त भी कर सकते हैं और हमारी जानकारी वहां पर हम अपलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ई गवर्नेंस को आप याद रखिएगा। और इसको कौन संचालित करती है, तो इसको प्रशासन मतलब गवर्नमेंट ही इसको संचालित करती है, याद रखिएगा। फिर है ICT। ICT का पूर्ण रूप क्या है?
तो इसका भी पूर्ण रूप ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है कि हम लोग आईटी सेक्टर के बारे में पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इससे जुड़े हुए जितने भी सेक्टर्स है वहाँ की हम लोगों को जानकारी होनी चाहिए। थोड़ी सी हम लोग अगर मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं कंप्यूटर की, है ना, तो उससे हमारे को इस तरह के क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे, पर हमको बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल इसका जो हमारे पास में फुल फॉर्म होगा वो होगा इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ठीक, तो इसको आप याद रखिए। जैसे हमको आईटी का ये पता ही रहता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो ये क्या हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, मतलब यहाँ पे संचार भी हम लोग कर रहे हैं, सूचना आदान प्रदान भी हम लोग कर रहे हैं, और ये क्या है उसकी तकनीक है। बस यही होगा। अगला प्रश्न है, एक इंटरनेट खालिस्तान कभी कभी टेलीफोन बूथ जैसा दिखता है ना। एक इंटरनेट खालिस्तान मतलब क्या खालिस्तान है उसकी हम बात करेंगे। कभी कभी कैसा दिखता है हमको, टेलीफोन बूथ की जैसा दिखता है, और आमतौर पर ईमेल, वेब पेजों को तेजी से एक्सेस करने के लिए होटल में दीर्घकालिक देखभाल सुविधाएं, चिकित्सा प्रतीक्षालय, अपार्टमेंट परिसर, कार्यालय या हवाई अड्डे जैसी सेटिंग्स में स्थापित होता है, जैसे स्टेशन पर, है ना। तो बेसिकली बात ये होने वाली है कि हमसे अलग अलग, जैसे कि हमसे बात किया कि होटल की बात कर ली, या हमसे हॉस्पिटल की बात कर ली, या हमसे रेलवे स्टेशन की बात कर ली, हवाई अड्डे की बात कर ली। ऐसी जगहों पर स्पेसिफिक एक जगह होती है जिस जगह पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो इंटरनेट के माध्यम से हम सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। कौन सी सेवा है, या तो हमको मेल करना हो या वेब पेज वगैरह कुछ सर्फिंग वगैरह आपको करनी है, तो वहां बैठकर और हम लोग कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो बेसिकली वो जो प्लेस होगा वो जगह होने वाली है, वो चार्जेबल होने वाली है, और वो क्या कहलाएगी हमारे पास में, हमको बोल रहा है एलईडी मॉनिटर, एलसीडी मॉनिटर, कियोस्क और प्लॉटर। तो वो हमारे पास में क्या कहलाएगा, सीधे सीधे हमको पता है कियोस्क। कियोस्क सेंटर हम लोगों ने देखी भी है, नॉर्मली हमारे सिटीज में कियोस्क सेंटर होते हैं, लेकिन स्पेसिफिक इन जगहों का उसने नाम लेकर बोला तो वहां पर भी वही आएगा, कियोस्क। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर उसने एलईडी मॉनिटर दिया है, एलसीडी दिया है, प्लॉटर दिया है। ये तीनों के तीनों हमारे पास में क्या है, ये तीनों के तीनों हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस है। पहली चीज, ये दोनों हमारे पास में सॉफ्ट कॉपी देगी, और प्लॉटर हमारे को देगा हार्ड कॉपी, मतलब प्रिंट करने के लिए, है ना। बड़े बड़े आकार में अच्छी क्वालिटी की अगर प्रिंटिंग करनी है तो हम वहां यूज करते हैं प्लॉटर का। ये लाइन याद रखिएगा, एग्जाम में आती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आईपी वर्जन 4 पैकेट का न्यूनतम साइज क्या होता है। आईपी वर्जन 4 के वैसे तो हमको जो कॉमन क्वेश्चन है वो पता ही है कि आईपी वर्जन 4 हम लोग 32 बिट का यूज करते हैं, है ना। वो आईपी वर्जन की बात हो गई। अब उस आईपी वर्जन के द्वारा, मतलब आईपी वर्जन 4 में जब हम डेटा को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिशन करते हैं, तो डेटा को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम लोग भेजते हैं, तो उसकी जो डाटा होगा, है ना, उसका न्यूनतम साइज कितना होगा वो हमसे ये पूछ रहा है। हमारे पास बोल रहा है 30, 20, 10 और 5, सारे के सारे क्या हमारे पास में बाइट्स है। तो कम से कम कितना बोल रहा है, न्यूनतम बोल रहा है, कम से कम कितनी बाइट्स हो सकती है, तो याद रखिएगा कम से कम होती है कितनी, 20 बाइट्स हम लोग भेज सकते हैं, इससे कम नहीं जाएगी, 20 भेजेंगे। ठीक है, अच्छा, ज्यादा से ज्यादा का क्वेश्चन आता है तो ज्यादा से ज्यादा में क्वेश्चन ये फिर काफी ज्यादा चले जाता है, 200 के ऊपर, 2000 के ऊपर ही चले जाता है बाइट्स के। यहां पर एक आपको याद रखना है कि अगर आईपी वर्जन अगर 6 के लिए उसने सेम क्वेश्चन पूछा, आईपी वर्जन 6 के लिए सेम जैसा का वैसा क्वेश्चन पूछा कि बताइए न्यूनतम कितना जाएगा, तो न्यूनतम इसके लिए कितना जाएगा, आईपी वर्जन 6 के लिए, इसके लिए जाएगा यहां पर 40 बाइट, कितना जाएगा 40। आईपी वर्जन 4 में जाएगा 20, और आईपी वर्जन 6 अगर होगा तो वहां पे 40 बाइट्स जाती है, ये आपको याद रखना। इस बार उसने अगर ये पूछा तो अगली बार वो ये पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए कथनों की सत्य या असत्य के रूप में पहचान करिए। मतलब यहाँ पे हमारे पास 2 कथन दिए गए हैं, अब ये सही है या गलत है, बस ये आपको पहचानना है। सबसे पहले हमारे पास में है OSI मॉडल की ट्रांसपोर्ट लेयर होस्ट के बीच एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रदान करती है ना। किसके लिए बोल रहा है, OSI मॉडल के लिए। तो आप हमारे एग्जाम में ज्यादा समय नहीं है, तो जो पहली बार पढ़ रहे हैं, पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए बोलूंगा, और जो हमेशा देते हैं, हमारी वीडियो अगर देखते आ रहे हैं तो हमें पता है कि यहाँ पर मैं क्या बोलूंगा। यहाँ मैं बोलने वाला हूँ कि आप OSI मॉडल की पूरी 7 लेयर याद कर लेंगे,
है ना। आप टीसीपी आईपी जो हमारे पास में मॉडल है उसकी भी लेयर सारी याद कर लेंगे। इसके अलावा जब आप ओएसआई मॉडल है उसमें टोटल 7 लेयर हमारे पास में होती है, तो किस लेयर पर कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है वो आपको याद करना है। साथ में किस लेयर पर कौन सा हमारा डिवाइस, नेटवर्क का जो डिवाइस हम लोग यूज करते हैं ना, किस लेयर पर कौन सा डिवाइस यूज किया जाता है वो भी आपको लिखना है, याद कर लेना है। साथ में डेटा लिंक लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन क्या करती है, फिजिकल लेयर क्या करती है, नेटवर्क लेयर क्या करती है, प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, और फिजिकल लेयर पर क्या होता है ना, और सेशन लेयर वास्तव में किस काम में आती है। तो इन लेयर्स के आपको काम याद करने हैं, साथ में कौन सी लेयर पे कौन सा प्रोटोकॉल और कौन सा डिवाइस होता है, और साथ में इनके काम, इतनी चीजें याद कर लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। फिलहाल ये बोल रहा है ओएसआई मॉडल की जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो होस्ट के बीच एंड टू एंड डेटा डिलीवरी प्रदान करती है, तो भैया ये सही है बिना तकलीफ के। दूसरा है ओएसआई मॉडल की डेटा लिंक लेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और वास्तविक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म में से संबंधित है, तो ये भी कैसा है, सही है। डेटा लिंक लेयर जहाँ पे हम कंप्यूटर को आपस में जोड़ते हैं, जहाँ पे हब स्विच लगा होता है ना, तो क्या होगा, वो हार्डवेयर टेक्नोलॉजी और वास्तविक कम्युनिकेशन मैकेनिज्म उससे क्या होगी, वो संबंधित होगी, है ना। आपस में जोड़ेंगे तभी तो डेटा कम्युनिकेट हम कर पाएंगे। फिर आगे की मॉडल लेयर पे जाते, इसके बाद कौन सी मिलती है हमको, नेटवर्क लेयर, फिर हम राउटर पे जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा, ये भी सही है। तो इसका पहला और दूसरा दोनों जो कंडीशंस हमको दी है वो सही है, तो इसका फर्स्ट सही है, फर्स्ट ये है ना। तो इसका पहला और दूसरा दोनों कैसे है, दोनों सही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। गलत कथन हमको पहचानना है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे वैसे तो हमको पता ही है कि कहीं से दूर से यहाँ पर अगर मीटिंग वगैरह हमको करनी है तो हम लोग वहाँ कैमरा और सेटअप सारा लगाएंगे, और दूर स्थित हम लोग बहुत बड़े सेमिनार में दे सकते हैं, बड़े हॉल में भी दे सकते हैं, या किसी मीटिंग रूम में, एक मीटिंग रूम से दूसरे मीटिंग रूम में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज या कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करा सकते हैं। फिलहाल हमारे पास में है कि कौन सा गलत है। ये बोल रहा है पहला, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग केवल स्मार्टफोन और टैबलेट पर ही की जा सकती है। तो स्मार्टफोन और टैबलेट पर ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की जाती है, ये गलत है। इनमें होती जरूर है पर सिर्फ इन्हीं में करते हैं, नहीं, हमारे पास लैपटॉप भी है और हमारे पास डेस्कटॉप भी है, कंप्यूटर भी हमारे पास में है, तो ये वाला ऑप्शन कैसा है, ये गलत है। दूसरा बोल रहा है गुणवत्ता में डेटा कनेक्शन की गति और विश्वसनीयता के साथ उतार चढ़ाव हो सकता है, तो हाँ हो सकता है। डेटा कनेक्शन इंटरनेट थोड़ा सा ऊपर नीचे अगर हमारे पास में होता है तो उससे जो हमारे पास से वीडियो होगा, है ना, वो भी थोड़ा कम ज्यादा क्वालिटी के साथ हमको मिलेगा, तो उसमें उतार चढ़ाव हो सकता है। तो ये कैसा है भैया, ये वाला सही है। अगला है वैश्विक कोविड-19 महामारी के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भारी वृद्धि हुई। तो ये तो हमको पता ही भैया कि जब कोविड-19 है ना 2019 में जब आया है उसके बाद से हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या जो वीडियो क्लासेस चल रही है, लाइव क्लासेस चल रही है, ये ट्रेंडिंग में ज्यादा आई है और ज्यादा कारगर भी साबित हुई है, उस समय भी और अभी भी फिर हो रही है ना। तो ये कैसा है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद में है विभिन्न स्थलों पर मौजूद उपयोगकर्ताओं को वास्तविक समय में आमने सामने बैठ के करने की सुविधा प्रदान करती है। तो भैया ये भी बिल्कुल संभव है ना, कि विभिन्न स्थानों पर मौजूद उपयोगकर्ता मतलब अलग अलग जगह पे बैठे हुए हैं, है ना, और वास्तविक समय मतलब रियल टाइम में आमने सामने बैठ के बात करने की सुविधा ये देता है। तो हाँ देता है ना। हमने देखे ये कोरोना के टाइम में या अभी भी हम लोग करते ही है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। जब हम लाइव क्लास पे जाता है तो वो एक तरह का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ही हो जाता है, बस वन वे होता है, लेकिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में टू वे होता है, दोनों तरफ से बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला भी कैसा है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। ये वाला गलत है। प्रश्न बोला था कौन सा गलत है, तो ये पहला वाला ही आंसर इसका गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा, पहला वाला। निम्नलिखित में से कौन सा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण नहीं है। फिर से भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए कौन सा उपकरण नहीं है, ये हमको बोल रहा है। देखिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए हमको जो चीजें लगती है, बेसिकली हमको क्या लगेगा, एक कंप्यूटर लगेगा, एक हमको माइक लगेगा, एक हमको कैमरा लगेगा, एक हमको स्पीकर लगेगा, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन हमको लगने वाला है
है ना, और एक डेस्कटॉप या लैपटॉप या जो भी किस तरह का हमको डिवाइस होगा वो लगने वाला है ना। और हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगी, एक बड़ी सी स्क्रीन लगा लेंगे हम प्रोजेक्टर के रूप में या एलईडी स्क्रीन लगा लेंगे, डिस्प्ले यूनिट हमको लगनी है। तो कुल मिला के इतनी ही चीजें हमको वहां पर लगती है। अब हमारे पास यहाँ पर बोल रहा है कि सिस्को वेबएक्स, सिस्को जो नहीं जानते हैं उनको बता दूं, सिस्को हमारे आईटी सेक्टर की बहुत बड़ी कंपनी है हार्डवेयर में, वो भी कहां पर, नेटवर्क में। काफी बड़ी कंपनी है, इसमें बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हमको मिलती है। अगर सिस्को में अगर आपको जाना है तो सिस्को के कोर्सेस होते हैं, जैसे सीसीएनए होता है, सीसीए तो उसको भी आप करके और आप तैयार कर सकते हैं, सीसीएनपी है ना, सीसीएनए सीसीएनपी होते हैं, तो ये कोर्सेज भी आप करके और फिर नेटवर्किंग सीख सकते हैं बड़े अच्छे से। तो यहाँ पर हमारे को बोल रहा है सिस्को वेबएक्स, जूम, गूगल मीट और फिर हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग उपकरण में हम लोग सिस्को वेबएक्स इसका भी यूज करते हैं, हम जूम का भी यूज करते हैं और गूगल मीट है ना, गूगल मीट, ये सारे क्या तीनों क्या हमारे पास में ये प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर पाते हैं आजकल, है ना। चाहे गूगल मीट हो, जूम हो या फिर सिस्को का वेबएक्स हो, ये सारी की सारी एप्लीकेशन है जो हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए यूज करते हैं। फिलहाल हमारे पास यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, जो कि हमारे प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये नहीं है, उपकरण नहीं है बोल रहा ना, तो इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं। आउटलुक का जो यूज हम लोग करते हैं वो मेल मर्ज में करते हैं, मतलब एक ही लेटर को मल्टीपल लोगों तक अगर भेजना है तो वहां हम यूज करेंगे इसका। इसके अलावा इंडिविजुअल भी हम लोग इससे भेज सकते हैं, मेल वगैरह हमको भेजना हो तो भेज देंगे, ठीक है। और ये माइक्रोसॉफ्ट का है ही, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डेवलप है। निम्नलिखित में से कौन सी एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसका उपयोग आमतौर पर बूटस्ट्रैप लोडर नामक एक प्रारंभिक प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए किया जाता है, जिसका कार्य पावर चालू होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को बूट करना है। तो कंप्यूटर सिस्टम को बूट करने के लिए हमारे पास जो बूटिंग प्रोसेस होती है, तो बूटिंग प्रोसेस मतलब जैसे हमने पावर बटन दबाया वैसे क्या होता है, उसका बायोस एक्टिव हो जाता है। और बायोस का सबसे पहला काम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, सभी डिवाइसेस को पावर देगा और चेक करेगा सब बराबर चल रहे हैं या नहीं। अब यहाँ पर वही बात आएगी कि मैंने कहा बायोस, तो बायोस बेसिकली क्या होता है, तो एक प्रोग्राम होता है। इस प्रोग्राम को हम लोग रखते हैं कहां पर, हम लोग रखते हैं इसको रोम में। तो रोम क्या है हमारे पास में, हार्डवेयर चिप है, जो हम पढ़ते भी है उसको, तो रोम के अंदर इसको रखा जाता है। इसलिए रोम चूंकि हमारे पास हार्डवेयर है और इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रखा हुआ है, इन दोनों को जब मिलाते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन जो है वो कहलाता है फर्मवेयर। तो फर्मवेयर का एग्जांपल याद रखिएगा, हमारे कंप्यूटर में फर्मवेयर का एग्जांपल है रोम, जो कि हार्डवेयर भी है और उसके अंदर प्रोग्राम भी डला हुआ है। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा सीधे सीधे रोम। और चूंकि हमारा प्रश्न बोल रहा है नॉन वोलेटाइल, तो रोम एक नॉन वोलेटाइल है। मैंने बता दिया बायोस मतलब बूटिंग प्रोसेस यहीं से कंडक्ट होगी, वो भी मैंने बता दिया। यहाँ पर सॉरी एस रैम, स्टैटिक रैम, रैम कैसी होती है, वोलेटाइल होती है। प्रश्न नॉन वोलेटाइल के लिए था, ये कैसी है, वोलेटाइल होती है। DRAM डायनामिक रैम, ये भी कैसी वोलेटाइल है। और कैश मेमोरी की अगर हम बात करें तो कैश मेमोरी रजिस्टर से मिलकर बनी होती है, ये तीनों के तीनों रजिस्टर से ही मिलकर बनी होती है। और कैश मेमोरी कैसी होती है, ये भी अस्थायी होती है, मतलब कि वोलेटाइल होती है, ठीक है। तो हमारे ये एक और इस टॉपिक अगर हम इस तरीके से देखें वोलेटाइल ना वोलेटाइल, तब भी यही आंसर होगा। डेटा सेव करने की बात हो रही है और वो भी बूटिंग के समय एग्जीक्यूट होने वाली बात है, तो वो भी क्या हमारे पास में रोम है। और यहाँ पे याद रखना बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। चलिए अगला है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के संदर्भ में आप अपने सहपाठी के साथ असिंक्रोनस संवाद करने के लिए इनमें से किस तकनीकी उपकरण का उपयोग करते हैं, है ना। लर्निंग मैनेजमेंट मतलब पढ़ना है आपको, और आप अपने सहपाठी मतलब आपके स्टूडेंट मतलब सहपाठी मतलब मित्र, है ना, उसके साथ में आप असिंक्रोनस संवाद करने के लिए इनमें से किस तकनीक का उपयोग करेंगे। पहले तो हम ये समझ लेते हैं, लर्निंग तो हमको पता ही है, लर्निंग मैंने मतलब आपको पढ़ना है ना, पढ़ाई से संबंधित है। दूसरा कौन सा है, असिंक्रोनस। असिंक्रोनस जो होता है, तो असिंक्रोनस का आपको मीनिंग में बता दूं। देखिए दो चीजें हम पढ़ते हैं हमारे कंप्यूटर में, एक हम पढ़ते हैं सिंक्रोनस और एक असिंक्रोनस। अगर हम पहले बात करें सिंक्रोनस की, है ना, ये असिंक्रोनस है, हम सिंक्रोनस की बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है, किसी भी काम करने के लिए आपको एक समय सीमा दी जाती है, आपको उस समय के अंदर ही काम करना है, समय के बाहर काम करेंगे तो नहीं चलेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम हॉल में होता
है ना। एग्जाम हॉल में आपको हमारा सीबीसीडी का पेपर है, आपको 75 मिनट दिए है, 75 मिनट पे आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो समय सीमा के भीतर ही आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो वो कैसा हो गया, वो सिंक्रोनस हो गया। अब अगर हम बात करें असिंक्रोनस की, तो इसमें समय की कोई सीमा नहीं होती है। ठीक, इतना आया समझ में, इसमें समय की कोई सीमा नहीं है। आप फिर देते रहिए आराम से टेस्ट को उस तरीके से। अभी टेस्ट हम लोग का मॉक टेस्ट आप दे रहे होंगे तो आप कभी भी दे सकते हो उस तरीके से। लर्निंग में असिंक्रोनस का क्या होता है तो वो सुन लीजिए। जैसे इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अभी बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी आकर नहीं पढ़ रहे। मैं इस समय अगर पढ़ा भी रहा था, ये रिकॉर्डेड क्लास है, तो रिकॉर्डेड क्लास अगर चल रही है तो मैंने जैसे ही अपलोड किया उस समय कोई नहीं पढ़ेगा, कोई बिजी होगा, कोई ऑफिस में होगा, किसी के पास समय नहीं होगा, लेकिन वो बाद में पढ़ लेगा। ठीक है, तो जब भी मैं अपलोड करता हूं तो एट प्रेजेंट तुरंत में नहीं होगा, लेकिन वो बाद में पढ़ लेगा। तो इसमें होता क्या है कि मैं भी डिस्टर्ब नहीं हुआ, मैंने जब समय रहा तब क्लास अपलोड कर दी, और बच्चे के पास जब समय रहा तब उसने क्लास पढ़ ली। तो इसमें दोनों के काम हो गए, कोई बॉन्डिंग नहीं हुई, और दोनों का काम कैसा हो गया, दोनों की जो लर्निंग हो गई वो प्रॉपर मैनेज होते हुए चल रही है, किसी का काम नहीं रुक रहा है ना। तो असिंक्रोनस में याद रखना, समय की कोई बॉन्डिंग नहीं होती है ना, और काम अपने हिसाब से लगातार चलते रहता है, उसमें रुकावट नहीं आती। ठीक है, तो बस इसी के लिए अब हमसे पूछ रहा है कि जो तकनीक है उस पर उपकरण का उपयोग कर सकते हैं असिंक्रोनस में, है ना। हमको बोल रहा है चैट और ब्लॉग, चैट और इंस्टेंट मैसेजिंग, ब्लॉग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, परिचर्चा फोरम और ईमेल। तो अगर असिंक्रोनस है और स्टूडेंट है दोनों और आपस में पढ़ना चाहते हैं तो कौन से उपकरण या प्लेटफॉर्म को वो लोग यूज करने वाले, वो लोग यूज करेंगे किसका, डिस्कशन फोरम का, है ना, और ईमेल का। इसका यूज करने वाले हैं वो लोग डिस्कशन फोरम और ईमेल, इस उपकरण का या इस तकनीक का वो लोग यूज करेंगे, और फिर उनकी पढ़ाई कैसी होगी, अपने आप चलते रहेगी, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है ना। यहाँ पर ईमेल में आपको बता दिया, ईमेल कैसा होगा, ईमेल सेंड कर दिया, जब उसके पास समय होगा तब वो आंसर देगा, जब इसके पास समय होगा तब वो आंसर देगा, इस तरीके से, है ना। अगर हम यहाँ की बात करें चैट में, तो इंस्टेंट देना पड़ेगा, तुरंत। चलिए, तो इसको याद रखिएगा, है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी क्या होगा, आपको तुरंत ही देना है, तो इसलिए ये वाले जो ऑप्शन है इस तरीके से हमने सारे अलग किए हैं। तो आप सीधे सीधे जाएंगे कहां पर, ईमेल के साथ में, जिसमें समय की कोई सीमा नहीं होती, या फिर चैट में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में समय की सीमा होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एमएस एक्सेल में ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल होने पर सभी खुली हुई वर्कबुकों में फार्मूला सेल के मानों की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन कुंजी का यूज किया जाता है। फंक्शन कुंजी को हम दबाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। एमएस एक्सेल में ऑटो कैलकुलेट मोड कैसा है, डिसेबल है। ठीक है, ऑटो कैलकुलेट मोड डिसेबल है। खुली हुई वर्कबुकों में फार्मूला सेल के मानों की गणना करने के लिए निम्न में से कौन सी फंक्शन की दबाया जाना चाहिए। तो ये प्रश्न ने हमको जैसा भी घुमाया होगा, ठीक है, उसका काम है घुमाने का, हमारा काम है आंसर देने का। यहाँ पर सीधा सीधा बोलूं कि एमएस एक्सेल में ऑटो कैलकुलेट मोड कैसा है, डिसेबल है। तो आपको ऑटो कैलकुलेट मोड को ऑन करने की शॉर्टकट की पूछ रहा है ना, कि ऑटो कैलकुलेट मोड अगर बंद होगा तो उसको ऑन करने की शॉर्टकट की, और वो शॉर्टकट की हमारे पास में है F9, है ना। इसके द्वारा हम लोग क्या करेंगे, ऑटो कैलकुलेट मोड जो होगा उसको ऑन कर लेंगे। ठीक, पहली की हमारे पास में यहाँ पे हेल्प की है, दूसरी हमारे पास में F2 की है, ठीक है, और F5 जो की हमारे पास में है ये नेविगेशन की है। ठीक है, तो ये नेविगेशन की हो गई हमारे पास में, ये हेल्प के लिए हो गई, ये एडिट करना हो, और हमारे प्रश्न का आंसर हो गया ये, है ना, जो ऑटो कैलकुलेट मोड को क्या करने वाला है, इनेबल करेगा। एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान फंक्शन कई रेंज से टेक्स्ट को संगठित करता है। अब एमएस एक्सेल हमारे पास में 2019 खालिस्तान फंक्शन कई रेंज में, है ना, बहुत सारी हमारे पास में क्या रेंज होगी सेल की, यहां से वहां तक, यहां से वहां तक, उसमें टेक्स्ट को क्या संगठित करेगा, मतलब क्या करेगा भैया, जोड़ देगा। तो अलग अलग रेंज से क्या करेगा, टेक्स्ट को उठाकर और एक जगह लाकर वो जोड़ देगा। ठीक है, वहां पर हम यूज करते हैं किसका, तो जो लोग काम करते हैं उनको पता ही है, हम लोग यूज करते हैं कॉनकैट, इस फंक्शन का हम लोग यूज करते हैं, और अलग अलग जगह हमारे पास में जो टेक्स्ट होता है उसको एक ही जगह पर लाकर हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो एक नया शब्द, नया वर्ड हमारे पास बनता है।
ये हमारे पास में टेक्स्ट के लिए है, ये फॉर्मेट के लिए खुद ही हमको बोल रहा है ना। और ये क्या है, कॉस्ट माय लिस्ट के लिए। ये किसके लिए है, अगर लिस्ट अगर तैयारी करनी है कस्टमर लिस्ट तो वहां पे इसका यूज करेंगे, ठीक है। बस एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान वर्ष का वर्तमान महीना प्रदान करता है। उदाहरण के लिए यदि वर्तमान महीना मई है तो यह फार्मूला 5 प्रदान करता है। सीधी सी बात है, हमसे जो यहाँ पे जो लाइनें लिखी है इनको अगर हम छोड़ दे, है ना, यहाँ पे देखिए वर्तमान महीना और यहाँ पे उसने महीने भी दे दी। तो ये प्रश्न ऐसा है कि आपके पास जो तारीख दी गई है उसमें से क्या निकालना है, मंथ निकालना है ना। जैसे कि मैंने लगा दिया इक्वल मंथ, है ना, और यहाँ पे मैंने लिख दी जैसे आज हम पढ़ रहे हैं, आज हमारे पास में 22 है ना 05 और मैंने लगा दिया यहाँ पर 26, है ना। जब इसमें हमने ये फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिलेगा, ये मंथ क्या है तो यहाँ क्या लगाएगा, हमको मंथ निकाल के दे देगा। यहाँ हम ईयर लगाते तो क्या करता वो ईयर लगा के देता, यहाँ हम डे लिखते तो क्या होता है यहाँ पर वो डे निकाल के दे देता। सिंपल सा फार्मूला है, बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं आती, यही चेंज करना है। तो क्या हमारे पास में मंथ जहां पर हो उसको लगा दो, ये मंथ है ना। डे वाला क्या करता, दिन निकालता है ना। टुडे तो हमारे को यहाँ पे डेट के लिए आता, यहाँ पे भी डेट के लिए आएगा, ठीक है। तो ये वाला जो फार्मूला हमारे पास में मंथ वाला है, इससे क्या निकालेगा, जो भी मंथ होगा वो निकाल के दे देगा, है ना। यहाँ पे जो टुडे लिखा है तो करेंट डेट ले रहा है, आप खुद से टाइप करके भी उसको दे सकते हो ब्रैकेट में। जब हम खालिस्तान को लगातार दबाते रहते हैं तो एमएस एक्सेल 2019 सभी प्रकार की एब्सोल्यूट रेफरेंस संभावनाओं के बीच चक्र बनाता है। क्या बनाएगा, चक्र मतलब साइकिल बना देगा। तो बेसिकली ये कमांड उसने बहुत ज्यादा उलझा के पूछी है। हमारे पास जो कमांड है इसका, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या है, F4 है, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पे उसने एब्सोल्यूट रेफरेंस ऐसा कुछ दे दिया उसने ढेर सारा। देखिए F4 जो कमांड है ये क्या करता है, जो हमने कमांड उसको दिया है ना, ये हमने उसको टेक्स्ट दिया हुआ है एक्सेल में, उसको बार बार रिपीट करता है। वो कैसा करता है, पूरा का पूरा सर्कल तैयार करते चलता है। तो जो हमने दिया है लास्ट कमांड या जो भी हमने उसमें दिया है फंक्शन दिया होगा, हाँ, तो ये फंक्शन में तो एब्सोल्यूट आ जाएगा। और अगर हमें टेक्स्ट भी दिया होगा, नंबर भी दिए होंगे तो उसको क्या करेगा, बार बार वो रिपीट करता है ना। तो वहां पर याद रखना किसको, F4 को। तो रिपीट करने वाली है या सर्कुलेट करने वाली है तो हम F4 का यूज यहाँ पे करते हैं। एमएस एक्सेल 2019 में खालिस्तान एक मान्य मैक्रो नेम नहीं है ना। मैक्रो हम लोग बनाते हैं, मैक्रो कहाँ मिलता है हमको, व्यू में जाके मिलता है, चाहे वर्ड हो या एक्सेल हो, व्यू टैब में जाकर हमको मैक्रो मिलता है। मैक्रो की शॉर्टकट की याद रखना Alt F8, Alt + F8, है ना। और याद रखना जो मैक्रो है इसका क्वेश्चन हमारे एग्जाम में लगातार आता ही है हर एग्जाम में, ठीक है। तो मैक्रो हम लोग क्यों यूज करते हैं, तो हमारे पास बहुत सारे पेज होते हैं, उनकी सेटिंग्स को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब हमको एक जैसे 100 पेज सेट करने हैं तो पहला से पेज हम जब सेट करेंगे तो मैक्रो ऑन कर देंगे, और मैक्रो ऑन करके और हम सारी सेटिंग्स क्या कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर उस सेटिंग्स को बाकी के पेजेस पे अप्लाई करेंगे, सारे पेज एक साथ सेट हो जाएंगे। तो जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मैक्रो को तो उसकी फाइल का हमको नाम देना होता है। तो मैक्रो की फाइल का नाम कौन सा हो सकता है ये हमसे पूछ रहा है ना। यहाँ पर उसने 1 दे दिया है। देखिए पहली चीज याद रखना, मैक्रो की किसी भी फाइल का नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होता, नंबर से स्टार्ट नहीं होता, इसलिए दोनों कैसे हो गए, गलत हो गए। यहाँ पे हम नाम दे सकते हैं, उसके बाद फिर हम नंबर दे सकते हैं, है ना। और उन दोनों के बीच में हम स्पेस भी नहीं देंगे, है ना, स्पेस भी हमको नहीं देना है, इसलिए क्या होगा आंसर, ये वाला। चलिए याद रखिए, एमएस एक्सेल में $A1 का अर्थ है मिश्रित रेफरेंस, ठीक है, जो कि खालिस्तान के लिए लॉग किया गया है। भैया मिश्रित है ना, मिश्रित मतलब क्या किया उसने, $A और 1 लिखा, ये मिश्रित वाला है ना। एक और अगर हम मिश्रित का एग्जांपल है तो क्या जाता, यहाँ पे A हो जाता, डॉलर और 1 हो जाता, ये भी मिश्रित का है ना। और अगर हम बोलते हैं उसको कि एब्सोल्यूट, पूरा का पूरा एब्सोल्यूट अगर हो जाता तो क्या हो जाता, वो डॉलर कॉलम, है ना, और डॉलर रो, ये पूरा का पूरा कैसा हो गया, एब्सोल्यूट हो गया, ठीक है। और एक हमारे पास में जो नॉर्मल रहता ही रहता है तो उसमें हम कुछ भी यूज नहीं करते, क्या करते, सीधे सीधे A1 लगते। रिलेटिव जो था ये रिलेटिव हो गया, ये हमारे पास एब्सोल्यूट हो गया और ये मिक्स्ड हो गया, बस 3 ही तरह के होते हैं हमारे पास में, वो याद रखना। फिलहाल बोल रहा है कि अगर ये वाला है तो इसमें उसने
खालिस्तान के लिए लॉक किया, मतलब इसमें उसने किसको लॉक किया है, तो देखिए यहाँ पे डॉलर लगा हुआ है किसके साथ में, ए के साथ में। ए बेसिकली ABCDEFG तक के ये क्या होते हैं, सारे के सारे हमारे पास में कॉलम होते हैं। तो किसको लॉक किया उसने, कॉलम को, जबकि रो क्या होगी ये हर बार चेंज होते चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन कॉलम वही रहने वाला है। तो क्या आएगा इसका आंसर, कॉलम। कॉलम जहां पर भी हो ये कॉलम है, क्या लॉक करेगा वो, कॉलम को लॉक करेगा बस। और यहाँ पे अगर इस तरीके का होगा कि हमने दोनों के सामने लगा दिया तो रो और कॉलम दोनों को लॉक करेगा। और अगर ऐसा एग्जाम में पूछता कॉलम फ्री है और जो हमारी रो है उसके पहले क्या लगा दिया, डॉलर लगा दिया, तब हमारा क्या आंसर आता कि यहाँ पर वो रो को लॉक करता है ना। फिलहाल उस हमारे पास ऐसा दिया तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉलम। टेबल स्टाइल में वैकल्पिक रो शेडिंग होता है। MS एक्सेल 2019 में शेडिंग को रो से कॉलम में बदलने के लिए हम खाली स्थान का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमको टेबल वाले ऑप्शन के अंदर जब हम जाते हैं तब ये हमको मिलता है। टेबल वाले ऑप्शन में चले गए, डिजाइन में, टेबल डिजाइन में, वहां पे हमको ये ऑप्शन मिलेगा। और इसमें क्या है, टेबल स्टाइल में वैकल्पिक रो शेडिंग होता है ना। और MS एक्सेल में शेडिंग को रो कॉलम में बदलने के लिए, तो हमारे पास जो शेडिंग होगी तो उसको मान लो ऐसी रो हमारे पास में होगी है ना, और उन सारी रो को कैसे बदलना है, उसको इस तरीके से कॉलम में बदलना है, तब हम उसका यूज करते हैं। तो बेसिकली हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे, आप टेबल डिजाइन में जाकर हम लोग यूज करने वाले बैंडेड कॉलम का। किसका यूज करेंगे, बैंडेड कॉलम ऑप्शन का यूज करेंगे। तो हमारे पास में जो रो होगी उसको किसमें बदल देगा, वो कॉलम में बदल देगा, बस इतना से याद रखना। MS एक्सेल 2019 में कॉलम की चौड़ाई को स्वतः एडजस्ट करने के लिए आपको खाली स्थान पर क्लिक करना होता है ना। कि MS एक्सेल में है कॉलम की चौड़ाई आपको एडजस्ट करनी है, तो ऑटोमेटिक अगर एडजस्ट कराना है आपको तो कहां पर क्लिक करना होगा, बस ये है ना। कई बार आता है ना डाटा हमारे पास उसके बाहर आ चले जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। हम जो हेडर होता है उससे सरका के कर लेते हैं। हमको क्या करना है, स्वतः ऑटोमेटिक करना है, तो हमको क्या कहां पर क्लिक करना होगा वो देख लीजिए। हमको बोल रहा है ऑटो सम विंडो पे करेंगे, ऑटो फिट विंडो पे करेंगे, ऑटो फिल विंडो पे करेंगे, या ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे करेंगे। तो हम लोग क्लिक करने वाले हैं कहां पर, हम लोग को पता ही है कि अब दो कॉलम के बीच में क्या होती है, स्पेस होता है, जैसे A लिखा है B लिखा है, हम कहां क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे। तो ये हमारे पास में क्या होता है, ये होता है हमारे पास ऑटो फिट कॉलम विड्थ। कहां पे करेंगे हम, ऑटो फिट कॉलम विड्थ पर हम क्लिक करेंगे और वो एडजस्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है। चलिए, तो ये हो गया हमारे आज के क्वेश्चन, और आज हमारे पास 30 नंबर का वीडियो हो गया है। और आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और लाइक कर दीजिएगा। कुछ डाउट्स रह गए होंगे तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। हम लोग मिलने वाले हैं आपसे नए वीडियो में, मतलब कल। तब तक के लिए जय हिंद।